75 साल पहले भारत कैसा था? टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर। और आज दुनिया की एक बड़ी टेक्नोलॉजी पावर है। ये जो सफर है ना, निर्भरता से दबदबे तक का, कमाल का है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक सोच से। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत दूर की सोच। उन्होंने कहा था कि भविष्य तो साइंस का है और जो लोग साइंस से दोस्ती करेंगे भविष्य उन्हीं का है। बस यही एक लाइन आने वाले 75 सालों की नींव बन गई। लेकिन 1947 में हालात क्या थे? शुरुआत करना तो दूर की बात, हम जीरो से भी नीचे थे। इंडस्ट्रीज थी नहीं, सड़कें, बिजली जैसी बेसिक चीजें भी नहीं थीं और पूरी अर्थव्यवस्था बस खेती पर टिकी हुई थी। मतलब सामने चुनौती किसी हिमालयी पहाड़ से कम नहीं थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वो मजबूत वैज्ञानिक नींव कैसे रखी गई। फिर देखेंगे कि आत्मनिर्भरता की पहली जीत कैसे मिली। उसके बाद भारत की आईटी क्रांति की कहानी, फिर आज का डिजिटल जमाना और आखिर में नजर डालेंगे कि भविष्य में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, नींव का निर्माण। ये वो दौर था आजादी के बाद के शुरुआती कुछ दशक जो सबसे ज्यादा जरूरी थे। इसी समय यह तय हुआ कि भारत का भविष्य टेक्नोलॉजी के रास्ते से ही गुजरेगा। और इस नींव का जो फिलोसॉफिकल बेस था वो था साइंटिफिक टेम्पर, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि इसे एक जीने का तरीका बनाने की कोशिश थी। मतलब हर चीज को तर्क, सबूत और सवाल जवाब की कसौटी पर परखना। और ये इतना जरूरी था कि इसे भारत के संविधान में भी जगह दी गई। और ये सिर्फ कागज पर एक सोच नहीं थी, इस पर तेजी से काम भी हुआ। देखिए, 1948 में ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन गया। 1951 में देश को अपना पहला आईआईटी मिला। और फिर डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान लोग सामने आए, जिन्होंने भारत के न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम का सपना देखा और उसे हकीकत में बदलने की जमीन तैयार की। तो नींव तो रख दी गई थी। अब आता है दूसरा पड़ाव, जब उस नींव पर पहली इमारतें खड़ी होनी शुरू हुईं। 70 से 90 का दशक, ये वो दौर था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि कुछ बड़ा कर सकता है। और सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी कामयाबी थी हरित क्रांति। सोचिए, एक देश जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर था, उसने हाई यील्ड बीजों और नई सिंचाई तकनीकों से इतनी फसल उगाई कि वो आत्मनिर्भर हो गया। ये देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। फिर आया साल 1974 और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के साथ भारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये एक ऐलान था। एक ऐलान कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। और ये पूरी तरह से भारत में बनी टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त जीत थी। और ठीक इसके एक साल बाद ही 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट के साथ भारत ने स्पेस में अपना पहला कदम रखा। हाँ, इसे लॉन्च करने में सोवियत संघ ने मदद की थी, लेकिन ये उस महान अंतरिक्ष सफर की शुरुआत थी। इसरो की वो कहानी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और फिर आया तीसरा पड़ाव, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, भारत की महान आईटी क्रांति। 90 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों ने एक ऐसी चिंगारी लगाई जिसने भारत को रातों रात दुनिया का सॉफ्टवेयर हब बना दिया। 1991 के जो आर्थिक सुधार थे ना, वो सच में गेम चेंजर थे। हुआ क्या कि पुरानी पाबंदियां हटाई गईं, बाहर से पैसा लगाने के लिए दरवाजे खोले गए और भारतीय कंपनियों को दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने का खुला मैदान मिल गया। इसने टेक्नोलॉजी के रॉकेट के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो ये चार्ट ही बता रहा है। देखिए, 90 के दशक में जो एक छोटी सी शुरुआत थी, वो 2000 और 2010 तक आते आते आसमान छूने लगी। भारत का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इतनी तेजी से बढ़ा कि देश देखते देखते दुनिया के टेक्नोलॉजी मैप पर छा गया। और इस क्रांति के हीरो कौन थे? वो थीं ये कंपनियां, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। यही वो नाम है जो भारतीय आईटी के वो टाइटन्स बने, जिन्होंने बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों का नक्शा ही बदल दिया, उन्हें ग्लोबल आईटी हब बना दिया। चलिए अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, यानी आज के दौर में।
अब कहानी थोड़ी बदल गई है। भारत अब सिर्फ दूसरों के लिए आईटी सर्विस नहीं दे रहा, बल्कि डिजिटल इनोवेशन में दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में है इंडिया स्टैक। अब ये क्या है? इसे एक तरह का डिजिटल पब्लिक हाईवे समझिए। सरकार ने इसे मनाया और सबके लिए खोल दिया। आधार से हर किसी को एक डिजिटल पहचान मिली। यूपीआई ने पेमेंट को इतना आसान कर दिया कि पूछिए मत। और डिजिलॉकर ने कागजों का झंझट ही खत्म कर दिया। इन सब ने मिलकर 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज यूपीआई पर हर महीने 10 अरब से ज्यादा लेन देन होते हैं। 10 अरब। ये नंबर दिखाता है कि भारत ने डिजिटल पेमेंट में क्या कमाल किया है। आज पूरी दुनिया इसे स्टडी कर रही है। और स्पेस में तो भारत का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो मंगलयान के साथ पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बनना हो, या फिर चंद्रयान 3 के साथ चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनना हो। ये सारी उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारत कम बजट में कितने बड़े बड़े मिशन कर सकता है। तो हमने ये शानदार सफर देखा। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं और सवाल ये है कि आगे क्या? भारत की अगली मंजिल क्या होने वाली है? ये जो पूरी कहानी है, ये कई अलग अलग मोर्चों पर जीती गई है। स्पेस में कम लागत में बड़ी सफलता, आईटी में ग्लोबल लीडरशिप, डिजिटल पेमेंट में दुनिया के लिए एक नया मॉडल, और हेल्थ केयर में दुनिया की फार्मेसी बनना। भारत का असर आज हर बड़े सेक्टर में दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे की राह आसान है। चुनौतियां भी हैं। शहरों और गांवों के बीच डिजिटल खाई को भरना है, रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसे जरूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना है, और हाँ, साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को भी मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, 1947 में एक देश जो टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर था, जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, वो आज 2025 में स्पेस में लीडर है, डिजिटल दुनिया में एक मिसाल है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बदलाव वाकई असाधारण है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आत्मनिर्भरता से शुरू हुआ ये सफर अब ग्लोबल लीडरशिप तक पहुंच गया है। तो भारत की अगली तकनीकी सीमा क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।